हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी का चैप्टर नंबर 12 परमानेंट सेटलमेंट्स अंडर द कंपनी रूल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो कंपनी थी यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने वो कैसे रेवेन्यू कलेक्टर बने और अलग अलग सिस्टम से उन्होंने कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किया इंडियन से। और हम पढ़ेंगे कि जो यूरोप मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कैसे इंडिगो क्रॉप्स हमसे उगवाई थी, कल्टीवेट करवाई थी। और फिर उसके बाद जो ब्रू रिवेलियन हुआ था वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो सबसे पहले इसका पहला टॉपिक है द कंपनी एज अ दीवान। तो इसमें क्या था, मुगल वाले टाइम पे क्या होता था, जो एग्रीकल्चर जो लोग करते थे तो उनका जो प्रोडक्शन होता था उसका जो हाफ होता था उसको रिवेन्यू के तौर पे उनको मुगल्स को पे ऑफ करना पड़ता था। तो उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने ये सारे प्रोसेस को इसको स्टडी किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मुगल एम्परर थे शाह आलम सेकंड, उन्होंने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दीवान बना दिया बंगाल का 12 अगस्त 1765 में। जो दीवान होते हैं वो उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू कलेक्टर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब दीवान बन गई थी यानी कि वो जो थे वो रेवेन्यू कलेक्टर बन गए थे। अब उनको जो अलग अलग जो फार्मर्स होते थे या फिर जो पीजेंट्स होते थे उनसे उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो जो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचती रहती थी कि कैसे हम अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करें। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि वो लोग अपना पूरा एकदम रेगुलर सिस्टम नहीं था उनका। और वो चाहते थे कि जो कॉटन और जो सिल्क है उसको कैसे चीप रेट्स में उसको बाय करें इंडिया से। तो मुगल्स के दीवान बनाने के बाद वो लोग फिर पीजेंट्स वगैरह से रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, लेकिन उसके बाद वो लोग क्या करते थे, पीजेंट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे और है ना उनसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट्स लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे चार्ज करते थे ताकि उनकी जो पर्सनल वेल्थ है उसको बढ़ा सकें वो लोग। और ईस्ट इंडिया कंपनी आर्टिसंस को भी फोर्स करती थी ताकि जो उनके जो गुड्स हैं उनको कम दाम में उनको खरीद सकें। और जो पीजेंट्स थे वो लोग भी अपना पूरा अमाउंट नहीं दे पाते थे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अमाउंट होता था, तो वो लोग है ना काफ़ी ज़्यादा उनके पास पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। फिर उसके बाद जो वीकली मार्केट्स वगैरह होते थे वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होने लगे। इसकी वजह से 1770 वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा टेरिबल फेमाइन आया था बंगाल में, जिसकी वजह से 10 मिलियन पीपल की मौत हो गई थी। तो इसके चलते जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था इजारादारी सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था, राइट मतलब जो कलेक्शन का जो राइट होता था सिर्फ उसी को दिया जाता था जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड लगाता था, जो हाईएस्ट बिडर होता था। ये जो सिस्टम था वो इतना ज़्यादा चल नहीं पाया क्योंकि जो बिडिंग जो लगाई जाती थी वो इक्वल नहीं होती थी, जो कि जैसे कि लैंड में जो प्रोडक्शन होता था वो उसके इक्वल नहीं होती थी इस बिडिंग के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आता है द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। ये भी कोई सिस्टम था जिसमें हम जो रेवेन्यू होता था वो कलेक्ट किया जाता था। तो इसमें क्या था, जो लोकल राजास और तालुकदार हुआ करते थे वो लोग है ना रूल करा करते थे कंट्री साइड में और अपनी जो लग्जरी लाइफ थी उसे जिया करते थे। तो इसके चलते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी यहाँ पे कंट्रोल करना चाहती थी। तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिबेट वगैरह के बाद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था, जो राजा और तलुकदार होते थे उनको ज़मींदार बना दिया गया, यानी कि लैंड ओनर बना दिया गया। तो उनको जो उनकी जो लैंड होती थी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा राइट होता था। तो ज़मींदार क्या करते थे, वो लोग है ना रेंट कलेक्ट करते थे उन पीजेंट्स से और जो प्रोड्यूस करते थे यानी जो प्रोडक्शन होता था उसका जो हाफ पार्ट होता था वो भी उनसे लेते थे। और जो ज़मींदार होते थे वो पीजेंट्स से चार्ज करके ईस्ट इंडिया कंपनी को पे ऑफ करा करते थे। और ये जो सिस्टम था इसमें जो रेवेन्यू जो इनसे लिया जाता था वो परमानेंटली लिया जाता था, यानी परमानेंट अमाउंट था, वो चेंज नहीं होता था। तो जब भी कभी क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाती जैसे कि फ्लड या फिर ड्राउट वगैरह, तो उनका जो इनकम थी वो वैसी की वैसी रहती थी, कोई चेंज नहीं होता था, मतलब उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन इस सिस्टम में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई क्योंकि जो रेवेन्यू होता था वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता था और जो पीजेंट्स होते थे उनके पास इतने ज़्यादा लोन होते थे कि वो जो रेवेन्यू होता था उसको पे ऑफ नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से ज़मींदार होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पाते थे। और जो पीजेंट्स होते थे वो क्या करते थे, इस रेवेन्यू को पे ऑफ करने के लिए भी लोन लिया करते थे, लेकिन अगर वो लोन नहीं चुका पाते थे तो उनको जो लैंड होती थी वहाँ से निकाल दिया जाता था, वहाँ पे वो लोग कल्टीवेट नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना जो मैक्सिमम रेवेन्यू गेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, फार्मर्स को ना कल्टीवेट मतलब कैश क्रॉप्स होते थे ना उनको कल्टीवेशन के लिए फोर्स करना चालू कर दिया, जैसे कि कॉटन हो गई, इंडिगो हो गया, जिसकी वजह से जो फूड क्रॉप्स थी जैसे कि राइस और वीट उसमें कमी आ गई और फेमाइन वाली सिचुएशन वहाँ पे आ गई। फिर आता है द महलवाड़ी सिस्टम। तो इसमें क्या हुआ था, 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ था, जो कल्टीवेशन एरिया था काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होने लग गया और उसके जो प्राइसेस थे मार्केट में बढ़ने लग गए। तो जो ज़मींदार की जो इनकम थी वो भी बढ़ने लग गई, लेकिन जो कंपनी थी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी जो वो लोग जो परमानेंट सेटलमेंट जो चला रहे थे वो जो था उसमें सिस्टम था वो फिक्स्ड ही था, जो अमाउंट जो लेते थे वो फिक्स्ड ही होता था।
तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सोचा कि जो उनका जो रेवेन्यू है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने एक नया सिस्टम अप्लाई किया 1822 में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न की जो एरिया था वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा गया। तो जो महलवाड़ी सिस्टम था ये हॉल्ट मैकेनाइज्ड लाए थे। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था, जो लैंड रेवेन्यू था वो पूरे एंटायर महल से लिया जाता था। एंटायर महल यानी कि या तो कोई विलेज या फिर पूरा कोई विलेजेस का ग्रुप। तो इसमें क्या होता था, जो विलेज का जो हेडमैन होता था उसको है ना रेवेन्यू जो होता था कलेक्ट करना होता था पूरे विलेजेस से, और जो कंपनी होती थी उसको पे ऑफ करना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जो एग्रीकल्चर प्लॉट्स होते थे उनको पहले मेजर किया जाता था, फिर उसके हिसाब से हर एक प्लॉट के हिसाब से जो रेवेन्यू होता था उसको एस्टिमेट करके उसको कैलकुलेट करके तब उसको रेवेन्यू बनाया जाता था, और फिर उसको पे ऑफ करते थे वो लोग, जो कि परमानेंटली नहीं था। सिस्टम में क्या होता था, वो लोग परमानेंटली चार्ज नहीं करते थे, इसको पीरियडिकली उसको चेंज कर देते थे अमाउंट को। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आने लग गई, जो पीजेंट्स थे वो उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास एक तो लोन होता है और उनको कम से कम जो वो प्रोड्यूस करते थे उसका पूरा हाफ उनको पे ऑफ करना पड़ता था। फिर इसके बाद आता है द रियोटवाड़ी सेटलमेंट। ये जो सिस्टम था ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड लेकर आए थे। फिर उसके बाद जो थॉमस मिम्बर थे मद्रास के गवर्नर, उन्होंने फिर इसको बाद में एक्सटेंड किया था। तो ये जो सिस्टम था ये साउथ इंडिया और बॉम्बे की तरफ चलाया गया था, क्योंकि जो क्या होता था, जो साउथ की तरफ जो एरिया होता था वहाँ पे ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं हुआ करते थे। तो जो सेटलमेंट ये जो हुआ था ये सीधे डायरेक्टली कल्टीवेटर्स और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन दोनों के बीच में हुआ करता था, यानी कि बीच में ज़मींदार नहीं हुआ करते थे। तो जो पीजेंट्स होते थे उनको जो रेवेन्यू होता था वो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था, जो फील्ड्स होते थे उनको सेपरेटली सर्वे किया जाता था और जो रेवेन्यू होता था उसको एस्टिमेट करते थे। लेकिन और जो लैंड रेवेन्यू होता था वो कम से कम प्रोडक्शन का हाफ होता था। लेकिन क्या होने लगा, जो ऑफिशियल्स होते थे वो लोग रेवेन्यू को जब कलेक्ट करते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते थे, जैसे उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन जो पीजेंट्स होते थे वो लोग पे ऑफ नहीं कर पाते थे इतने ज़्यादा रेवेन्यू की वजह से, तो वो लोग जो क्या करते थे विलेजेस को छोड़ के वहाँ से चले जाते थे फिर वो लोग। फिर आता है दूसरा टॉपिक क्रॉप्स फॉर यूरोप। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो अपना इंटरेस्ट था वो कंट्री साइड वाले जगह पे लगा लिया, जो कि देहात वाला टाइप जगह थे वो। तो उन्होंने क्या सोचा, जो कंट्री साइड वाली जो एरिया थी वहाँ पे ना ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं जो यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड करे जाते हैं। तो क्या हुआ, 18th सेंचुरी के लास्ट में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जिससे जो ओपियम और जो इंडिगो की जो कल्टीवेशन है उसको वो लोग बढ़ा सकें, क्योंकि इसकी जो मांग थी यानी जो डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। तो 19th सेंचुरी के मिड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने फोर्स करना चालू कर दिया कल्टीवेटर्स को अलग अलग क्रॉप्स उगाने के लिए, जैसे कि बंगाल में जूट, महाराष्ट्र में कॉटन, आसाम में टी, यूनाइटेड प्रोविंस में शुगर केन, यूनाइटेड प्रोविंशन यानी कि उत्तर प्रदेश में, मद्रास में राइस और पंजाब में वीट। फिर आता है दूसरा टॉपिक इंडियन इंडिगो एंड यूरोपियन बॉन्ड। तो क्या होता था 13th सेंचुरी में जो इंडियन इंडिगो डाई थी वो लोग है ना क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करते थे इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में और क्लॉथ को डाई करने के लिए। लेकिन जो इंडिगो इंडिया में बनाई जाती थी काफ़ी ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट यूरोपियन मार्केट में पहुंचाया जाया करता था। और जो यूरोपियन में क्या होता था, यूरोपियन प्लांट वोट था जो कि वायलेट एंड ब्लू डाइज बनाता था, लेकिन और ये जो डाइज थी काफ़ी ज़्यादा चीप थी, सस्ती थी। लेकिन इंडिगो से काफ़ी ज़्यादा बेकार थी, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पेल और डल थी। लेकिन जो इंडिगो था काफ़ी ज़्यादा रिच ब्लू कलर था जो कि क्लॉथ्स बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छी काम आती है। तो इसके चलते जो इंडिगो थी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर की जाती थी वहाँ पे। तो इसके वजह से जो वोट प्रोड्यूसर्स थे उनका काम नहीं चल पाता था, तो उन्होंने गवर्नमेंट जो थी उनकी यूरोप में उनको प्रेशराइज़ किया, जैसे कि जो इंडिगो का जो इम्पोर्ट वो लोग करवाते थे उसको बैन करवा सकें। तो इंडिगो के इतने ज़्यादा चलते हुए फ्रेंच ने सेंट डोमिनिग्यू इन द कैरिबियन आइलैंड में इंडिगो का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, और पोर्टुगीज़ ने ब्राज़ील में, इंग्लिश ने जमाइका में, स्पेनिश ने वेनेजुएला में। तो इसके इंडिगो के प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए नॉर्थ अमेरिका की तरफ। फिर आता है दूसरा टॉपिक इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंडिगो, कि क्या हुआ था 18th सेंचुरी के एंड में जो ब्रिटेन था उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज चालू कर दिया था, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू कर दिया था। तो वो लोग क्या करते थे, कॉटन क्लॉथ्स बनाते थे जिसकी काफ़ी सारी डिमांड थी, जो कि मशीन से बनाए जाते थे, और उसके कॉटन क्लॉथ्स बनाने के लिए जो इंडिगो था वो भी बहुत काम आता था। लेकिन क्या हुआ 1783 और 1789 के बीच में जो प्रोडक्शन था इंडिगो का बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि जो अफ्रीकन जो स्लेव्स थे सेंट डोमिंगियो में जो काम कर रहे थे उन्होंने 1791 में जो रिवॉल्ट था उसको चालू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो प्लांटेशंस वगैरह थे इंडिगो के उसको जला दिए और जो प्लांटर्स थे उनको भी किल्ड कर दिए, उनको मार दिए। लेकिन उस टाइम पे क्या था, इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो जो यूरोपियन थे यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सोचा बंगाल में मतलब कल्टीवेशन चालू कर दिया इंडिगो का।
फिर आता है दूसरा टॉपिक, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया। तो क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो मतलब यूरोप में जो काम करते थे प्लांटर्स वगैरह, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिखा इस इंडिगो वाले में। तो उन्होंने अपनी वहाँ से जॉब छोड़ के ये लोग इंडिया आ गए और यहाँ पे इंडिगो की ट्रेडिंग करने लग गए। तो वो लोग इंडिया आके प्लांटर्स बन गए और ज़मींदार से जो लैंड हुआ करती थी उसको रेंट पे ले लिया करते थे और उस पर इंडिगो कल्टीवेट करने चालू कर दिया था, जिसको हम बोलते हैं निज कल्टीवेशन। तो इन लोगों को इंडिगो की कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया चाहिए होता था, लेकिन इनको बाद में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि ना क्या हुआ था, इस इंडिगो की कल्टीवेशन करने के लिए इनको प्लग्स, बुलॉक्स और लेबरर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, जो कि एक बहुत बड़ा बिग इन्वेस्टमेंट था। क्योंकि जब ये लोग पीजेंट्स थे, वो रेंट पे लैंड लिया करते थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था उनसे रेंट पे लैंड लेना। और उनके जो प्लग्स और बुलॉक्स होते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते थे, क्योंकि उनको अदर जो क्रॉप्स थे उनमें भी कल्टीवेट करना होता था। तो इसीलिए ये लोग इंडिगो की कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला, इस सिस्टम का नाम फिर उन्होंने रियॉट सिस्टम रखा। तो वो लोग क्या करते थे, जो पीजेंट्स या फिर जो रियॉट होते थे, उनको फोर्स करना चालू कर दिया एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, जिसमें वो लोग क्या करते थे, जो कैश होता था उसको एडवांस में उनको दे दिया करते थे, जो कि सिर्फ 25% हुआ करता था उस पूरे एरिया का, जो कि बहुत ज़्यादा कम था उनके लिए। फिर इसके चलते जो पीजेंट्स या फिर जो रियॉट हुआ करते थे, उनको एक नया लोन दिया जाता था इसके चलते। और जो इसकी जो साइकिल होती थी लोन की, वो चलती रहती थी, जिसमें वो लोग फंसे ही रहते थे। तो इनका जो मतलब जो सिस्टम था, काफ़ी ज़्यादा हार्शनेस उनको रियलाइज हुआ उन पीजेंट्स वगैरह को। और उन्होंने सोचा कि जब इंडिगो हम लोग जो उगाते हैं, जो कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद जो लैंड होती है वो भी फर्टिलाइज नहीं रह जाती, वो भी बेकार हो जाती है, जिसकी वजह से जो दूसरे और जो क्रॉप्स है उसको हम उसके ऊपर नहीं उगा सकते। और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता था उनके लिए। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, द ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर। तो मतलब जब इंडिगो के फोर्स किया जाता था उनको, पीजेंट्स को, तो वो लोग इनसे ज़्यादा बहुत खुश नहीं थे, मतलब है ना, बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि एक तो उनको काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस मिलता था इस इंडिगो के लिए। दूसरी चीज़, वो लोग है ना, जो लोन होता था उसी के साइकिल में वो लोग फंसे रहते थे। और है ना, जो अदर क्रॉप्स होती थी वो लोग भी उन मतलब उस लैंड पे नहीं उगा पाते थे। और जो अदर क्रॉप्स के जो लोन होते थे उसको भी वो लोग पे ऑफ नहीं कर पाते थे। तो इतने ज़्यादा लोन होने के बाद अगर वो लोग इसको पे ऑफ नहीं कर पाते थे, जो कल्टीवेटर और उसकी जो फैमिली होती थी उसको जेल में डाल दिया जाता था। और फिर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, उसको बहुत पीटा जाता था, और उसके जो हाउसेस होते थे उसको भी जला दिए जाते थे। फिर उसके बाद जो ज़मींदार होते हैं वो लोग है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी फोर्स किया जाता था उन प्लांटर्स के द्वारा उनकी जो लैंड होती थी उसको लॉन्ग लीज पे देने के लिए। तो 1859 में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ऑपरेशन के बाद जो ज़मींदार, जो विलेज हेडमैन थे, वो इंडिगो रॉड्स के संग आ गए और रिवॉल्ट चालू कर दिया उन लोगों ने। और उन्होंने लाठियाँ उठा के चालू मतलब अटैक करना चालू कर दिया इंडिगो फैक्ट्रीज के ऊपर। और उन्होंने उस प्लांटर्स के ऊपर भी अटैक चालू कर दिया, उनको मारना चालू कर दिया। अब आता है दूसरा टॉपिक, प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो डाई फ्रॉम द इंडिगो प्लांट्स। मतलब इसमें ये पता जाएगा जो इंडिगो प्लांट्स था उससे कैसे इंडिगो डाई बनती थी। तो क्या होता था, जो प्लांट्स की जो लीव्स होती थी उनको स्ट्रिप्ड ऑफ कर लिया जाता था, उनको तोड़ लिया जाता था, और फिर एक वेट में वार्म वाटर में उसको सोक करते थे काफ़ी घंटों तक। और जो रोटन लीव्स हुआ करती थी उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता था, और जो उसमें से लिक्विड वगैरह निकलता था, जो कि इंडिगो सोल्यूशन बोलते हैं, जिसको एक अनदर वेट में ड्रेन कर दिया जाता था। और उस सोल्यूशन को उस वेट में करने के बाद उसको कंटिन्यूसली स्टेट किया जाता था, यानी कि घुमाया जाता था, और उसको पेडल्स जो होते थे उससे बीट किया जाता था। और जो वर्कर्स होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, यानी कम से कम 8 घंटे लग जाते थे उस इंडिगो सोल्यूशन को बीट करते करते, जब तक वो जो सोल्यूशन था वो ग्रीन में टर्न ना हो जाए, और फिर उसके बाद जो ब्लू में टर्न ना हो जाए। फिर उसके बाद जो इंडिगो होता था उसको उसमें सेपरेट कर लिया जाता था, उसको अलग निकाल लिया जाता था, और उसके जो बचा हुआ जो सेडिमेंट होता था उसको हम इंडिगो पल्प बोलते थे, जिसको ड्राइड कर दिया जाता था। तो इतने घंटों के बाद उनका ऐसे इंडिगो बनाया जाता था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद इंडिगो ऐसे बनता था, जिसके चलते उन्होंने काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, जिसके चलते उन्होंने तभी रिवॉल्ट उन्होंने चालू कर दिया था। तो फिर इसकी जो रिवॉल्ट की जो खबर थी पूरे इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पहुँची, तो जो लेफ्टिनेंट जो जनरल थे फिर वो वहाँ पे आए विंटर के समय में उस एरिया में जहाँ पे इंडिगो होता था। और फिर फिर क्या हुआ, फिर मानसून में जो एशले एडन थे उन्होंने एक नोटिस को इशू किया, जिसमें ये लिखा था जो रियॉट्स होंगे उनको है ना इंडिगो एक्सेप्ट करने का कोई मतलब फोर्स नहीं करेगा उनको, जो इंडिगो से कुछ का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था उसको फिर कोई फोर्स नहीं करा करेगा रियॉट्स को। तो इसमें जो नोटिस था ऐसे इशू किया गया। फिर जो रिवेलियंस थे उन्होंने सोचा कि ये जो नोटिस है वो हमारे सपोर्ट में है, तो फिर वो लोग अपने जो वापस जो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे वापस चले गए। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक मिलिट्री भेजी थी प्लांटर्स को सपोर्ट करने के लिए, मतलब प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो रिवेलियन थे काफ़ी ज़्यादा हमलावार कर रहे थे उनके ऊपर। तो फिर उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रियॉट से बोला कि जो तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल कर लो, लेकिन बाद में जो भी कभी कॉन्ट्रैक्ट वो लोग तुमसे बनाने के लिए बोले तो तुम उसे कभी मत मानना, मतलब कभी मत मानना, जब वो तुम्हारे ऊपर था कि तुम उसे मानो या ना मानो, उन्होंने ऐसा बोला गवर्नमेंट ने।
तो यहाँ से इंडिगो प्रोडक्शन हटा के बंगाल में से हटा के बिहार में शिफ्ट कर लिया गया। तो 1917 की बात है, महात्मा गांधी चंपारण गए थे, जो कि इंडिगो डिस्ट्रिक्ट था नॉर्थ बिहार में। तो वहाँ से फिर उन्होंने चंपारण मूवमेंट चलाया था इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। लेकिन जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी पंजाब में, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श नहीं थी, सॉफ्ट थी, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे थे, क्योंकि पंजाब की तरफ जो लैंड्स है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हैं, तो जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते थे, प्रॉफिट भी होता था उनको, जिससे कि वो लोग जो कॉटन कल्टीवेशन थे उसको भी एनकरेज करते थे उस जगह पे। फिर वो लोग अपना जो रॉ मटेरियल था कॉटन, मतलब उनको मिल जाता था, जिससे वो लोग टेक्सटाइल करा करते थे। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने मालवाड़ी सिस्टम पंजाब की तरफ कुछ डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और जो रियाटवाड़ी सिस्टम थे उसको कहीं कुछ कुछ जगह पे। तो ये तो बात हो गई इंडिया की। फिर बात करते हैं वर्ल्ड के कुछ अदर पार्ट्स के बारे में। जैसे कि एक टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, द प्लाइट ऑफ ब्रिटिश फार्मर्स। तो क्या होता है 1815 के अराउंड में जो इंग्लैंड के जो फार्मर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा था, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट कर रहे थे ग्रेन्स वगैरह का काफ़ी चीप रेट में होता था। तो इसके चलते जो ब्रिटिश होते हैं उन्होंने क्या किया, कॉर्न लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और लेकिन जो कॉर्न लॉज होता है उसको सिर्फ जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ लार्ज लैंड होल्डर्स को ही मिलता था, जो छोटे छोटे जो फार्मर्स थे उनको नहीं मिल पाता था। क्या होता था, जो उनके जो क्रॉप्स होते थे फार्मर्स को हार्वेस्टिंग टाइम में ही उनको बेचना पड़ता था, क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस होते थे उनको भी पूरा पे ऑफ करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो वर्कर्स और जो मिल ओनर्स थे उनको जो कॉर्न था काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस में उनको मतलब बाय करना पड़ता था। तो इसी के चलते 1846 में जो कॉर्न लॉस था वो स्क्रैप्ट कर दिया गया। लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे फिर उनको जो लो प्राइसेस मिलने लग गया उनको कॉर्न के लिए, तो जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे काफ़ी सारे स्ट्रेस में आ गए और उन्होंने दूसरी सिटीज़ में जाना चालू कर दिया नए नए ऑक्यूपेशंस के लिए। तो यही था बच्चों आज का चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।